नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच वेब में। तो आज है 13 अक्टूबर और आज हम 13 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया या फिर यूक्रेन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यूक्रेन। विश्व बैंक ने यूक्रेन के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है। ठीक है, विश्व बैंक ने यूक्रेन की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान से योगदान का अनुमान है। यह कोष यूक्रेन के लिए G7 के $50 बिलियन की प्रतिज्ञा के अनुरूप है और इसमें जमी हुई रूसी परिसंपत्तियों का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन के पीएम का नाम क्या है? डेनिस श्यामल। ठीक है, और यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीट देने से इनकार कर दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीट देने से इनकार कर दिया गया है। ठीक है, सऊदी अरब सीट हासिल करने में विफल रहा। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में छठे स्थान पर रहा जहां पर साइप्रस, मार्शल द्वीप, कतर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड ने जीत हासिल की। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5 देश यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जीतने वाले देश जिसमें साइप्रस, मार्शल द्वीप, कतर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड थे। ठीक है, सऊदी अरब जो कि छठे स्थान पर आया जिसका अर्थ है कि उन्हें सीट नहीं मिली है। ठीक है, और सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री है वो है मोहम्मद बिन सलाम उल सऊद। और आपके सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या है? रियाद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसे जैम का सीईओ नियुक्त किया गया है? जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एल सत्या श्रीनिवासन, शांतनु नारायण, गुल गुलियमपुरी या फिर कुमार मंगलम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, एल सत्य श्रीनिवासन। ठीक है, वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव एल सत्य श्रीनिवास ने सरकारी ई मार्केटप्लेस यानी कि जैम के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वे पी के सिंह की जगह लेंगे जिन्हें अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया था। श्रीनिवास 1991 वेच सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के आईआरएस अधिकारी है। ठीक है, और जो आपका जो जैम है जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है उसे 9 अगस्त 2016 को भारत में लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे आपके फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह है, वैसे ही जेम एक गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचो खरीद सकते हैं। इसमें एक वो रहता है कि जो इसमें आपका खरीदने वाला होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही रहते हैं और बेचने वाला वहाँ पे कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेना प्रमुख ने कहाँ पर बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि-अस्त्र लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ईटानगर, गंगटोक, गोवा या फिर पोखरन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, गंगटोक। गंगटोक आपकी सिक्किम की राजधानी है जहाँ पर सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि-अस्त्र लॉन्च किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेस्टिनेशन डिवाइस अग्नि-अस्त्र लॉन्च किया है। कहाँ पर? गंगटोक। ठीक है, जो कि सिक्किम की राजधानी है। यह 2.5 किलोमीटर की बेहद पराग के साथ आता है। ठीक है, इस डिवाइस को भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के मेजर
राजप्रसाद RS ने विकसित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे सेंट विंसेंट का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास TP सीताराम, यशवर्धन कुमार, नव नवतेज सरना या फिर सुभाष प्रसाद गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 सुभाष प्रसाद गुप्ता। वर्तमान सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत सुभाष प्रसाद गुप्ता को सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। जो आपके सेंट विंसेंट और ग्रेनाइड है, यह क्या है, एक आइसलैंड कंट्री है जो कि ईस्टर्न साइबेरियन में है। ठीक है। गुप्ता 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर कोलकाता में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है। डिजिटल कृषि की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण सचिव कौन है? डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी। इसमें जो है कृषि का आधुनिकीकरण पर क्या है, जोर दिया गया। ठीक है। तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास पोलैंड, रोमानिया, निकारागुआ या फिर होंडुरास। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 निकारागुआ। ठीक है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। निकारागुआ ने अपने कांग्रेस के एक प्रस्ताव के बाद इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। यह कदम पर्याप्त सीमा तक प्रतीकात्मक है क्योंकि इजराइल का मानागुआ में कोई राजदूत नहीं है और दोनों देशों के बीच संबंध बहुत कम है। यह निर्णय गाजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों पर बढ़ती कूटनीतिक जांच के बाद आया है। ठीक है। जो आपका निकारागुआ का जो राजधानी है वो कहाँ पे है? मानागुआ। ठीक है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? निकारागुआन को कोर्डोबा। ठीक है। राष्ट्रपति का नाम क्या है किसके? निकारागुआ का, वो है डेनियल आर्टेगा। ठीक है। और वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? स्पेनिश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड वाइड फंड या फिर विश्व श्रम संगठन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है। इसे वन्य विश्व वन्यजीव कोष WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। यह 2 वर्ष यानी कि द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, यानी कि 2 साल में यह एक बार आती है। ठीक है। इसमें पिछले 50 वर्षों में वन्यजीव की आबादी के में 73% की गिरावट आई है। ठीक है। और भारत के आंकड़े इसमें भारत के उपभोग की नकल करने के लिए 2050 तक एक से भी एक से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसमें भारत के मोटे खाद्यान्न मिशन की प्रशंसा की गई है, यानी कि भारत के जो मोटे खाद्यान्न है उनकी क्या है, प्रशंसा की गई है। तो वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर को। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को हर साल विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और 2024 की जो विषय वस्तु यानी कि थीम है वो है इन्फॉर्मेड चाइंसेस बेटर आउटकम्स। ठीक है। जो रोगियों के लिए सूचित निर्णय लेने पर जोर देता है। विश्व गठिया दिवस का उद्देश्य आम बाती मस्कुलोस्केलेटल विकारों में उनकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष करों में कितने लाख करोड़ एकत्रित किए हैं? प्रत्यक्ष कर यानी कि जो आपसे सामने से लिए जाते हैं, ठीक है? ऑप्शन है आपके पास 13.52 लाख करोड़ या, या फिर 13.55 लाख करोड़ या फिर 13.57 लाख करोड़ या फिर 13.59 लाख करोड़, ठीक है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 13.57 लाख करोड़, ठीक है? आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष करों में 13.57 लाख करोड़ एकत्रित किए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 75 बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन है आपके पास, प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, नितिन गडकरी ने या फिर राजनाथ सिंह ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 राजनाथ सिंह ने, ठीक है? राजनाथ सिंह ने 75 बीआरओ इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क सीमा संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 2,236 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 आधारिक संरचनाओं परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में 11 सीमावर्ती राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 22 सड़कें, 51 पुल और 2 विविध परियोजनाएं शामिल हैं, जो कि सीमावर्ती आधारिक संरचनाओं को बढ़ाती है। सबसे बड़ा योगदान इसमें जम्मू कश्मीर का है, जिसमें कि आपकी 19 परियोजनाएं हैं, लद्दाख में 11 परियोजनाएं और अरुणाचल प्रदेश में 18 का है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में कितने वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया? ठीक है? ऑप्शन है आपके पास 2 वर्ष का, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, 3 वर्ष। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कितने वर्ष के होने के? 3 वर्ष होने के जश्न मनाया गया, ठीक है? 2021 में लॉन्च की गई पीएम शक्ति ने 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एकत्रित करते हुए मंत्रालय समन्वय के साथ आधारिक संरचनाओं का योजना को बदल दिया है। 200 से अधिक प्रमुख आधारिक संरचनाएं परियोजना का मूल्यांकन किया गया है, जिससे रसद दक्षता में वृद्धि हुई है। यह योजना रसद लागतों को कम करने, परियोजना निष्पादन में सुधार करने और महत्वपूर्ण आधारिक संरचनाओं के अंतराल को दूर करके व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है, ठीक है? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 3 वर्ष, ठीक है? आज के जो हमारे करंट अफेयर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, किसने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जीबीए के साथ मेजबानी देश समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके पास भारत, अमेरिका, नेपाल या फिर जापान। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 भारत। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जीबीए के साथ मेजबान देश होकर समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है? भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत में इसका सचिवालय स्थापित किया गया। यह समझौता जीबीए यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को कानूनी दर्जा प्रदान करता है और वैश्विक जैव ईंधन उपयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के संयोजन को सक्षम बनाता है, ठीक है? अब हम 12 अक्टूबर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या घटनाएं 12 अक्टूबर को हुई हैं, ठीक है? 2007 यानी कि 12 अक्टूबर 2007 को अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है? 2005 में यानी कि 12 अक्टूबर 2005 में चीन ने अपना दूसरा अंतरिक्ष यान शोनजू 6 प्रक्षेपित किया, जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में पहुंचे थे, ठीक है? 1998 यानी कि 12 अक्टूबर 1998 को अमेरिकी संसद ने ऑनलाइन कॉपीराइट विधेयक पारित किया और 1967 को यानी कि 12 अक्टूबर 1967 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था, ठीक है?
तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इस जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट उस लिंक को ज्वाइन करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।